करंटली हमारा पर्सनल फाइनेंस एंड इनकम टैक्स का बैच है, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि हम ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, हम अपने पैसों को कैसे बचाएं, उसको सही जगह इन्वेस्ट कैसे करें, और अल्टीमेटली टैक्स देने से कैसे बचें, या फिर मिनिमम से मिनिमम अपना टैक्स कैसे करें। तो उसके बारे में आज का मैं सेशन देने वाला हूँ। वैसे अगर आप देखेंगे तो मेरी एप्लीकेशन में सीए योगेश वर्मा ऐप है। अगर आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में सीए योगेश वर्मा ऐप के इनकम टैक्स की एक हैंडबुक भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सबके लिए फ्री है। तो वहां से आप इनकम टैक्स 121 पेजेस का है, अगर रोज 10 पेज भी पढ़ते हैं तो 12 दिन के अंदर इनकम टैक्स को रीड भी कर सकते हो बिल्कुल ब्रीफ में। और इस मास्टर क्लास से आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी कि इनकम टैक्स होता क्या है। तो भाई जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, और वो गवर्नमेंट पैसा आप लोगों से लेती है, डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में और इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। जो डायरेक्ट टैक्स है उसे इनकम टैक्स बोलते हैं, क्योंकि वो इनकम के ऊपर लगता है और डायरेक्टली आपकी जेब से लिया जाता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स आपका है जीएसटी। जीएसटी भी लिया तो आप ही से जाता है, पर डायरेक्टली नहीं लिया जाता। जो बंदा सामान बेच रहा है, सर्विसेज दे रहा है, गवर्नमेंट कहती है कि आप जब ये सामान या सर्विसेज दोगे तो जब पैसा कलेक्ट करोगे उसके साथ आप जीएसटी का पैसा भी कलेक्ट कर लेना और हमको दे देना। तो गवर्नमेंट ने आपसे डायरेक्टली नहीं लिया, यू आर अ कंज्यूमर। आप एक्चुअली में, मैंने पेन खरीदा, मैंने वेबकैम खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तो यू आर द कंज्यूमर, अल्टीमेटली आप ही की जेब से पैसा जाएगा। परंतु इनडायरेक्टली जाएगा, किसी सेलर के थ्रू जाएगा, जिससे आप सामान खरीद रहे हैं उसके थ्रू जाएगा। उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब क्या सीखना है भाई, क्या मैं पूरा इनकम टैक्स सिखाने वाला हूँ आज की मास्टर क्लास में? द आंसर इज नो। इनकम टैक्स तो यार कम से कम 20 घंटे से 50 घंटे चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि एक मैराथन दे रहा हूँ या आपको डिटेल्ड वीडियो दे रहा हूँ। ये जो है ये तो मास्टर क्लास है कि जिसमें आपको एक इनकम टैक्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए और टेक्निक समझ में आनी चाहिए, जिससे आप अपना पैसा बचा सके। तो देखिए भैया, आप अपना पैसा कहाँ कहाँ कमा सकते हैं वो सबसे रेलेवेंट है। यदि आप जॉब करते हैं तो आप जो है सैलरी कमा रहे होंगे, और 90% जनता इंडिया में यही है। जो भी आपके अडल्ट ग्रुप में आती है 18 साल से 55 साल तक, 60 साल तक जो लोग आते हैं, उसमें 90% लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट में है। तीनों का मतलब सेम है। और वहां से उनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। तो सैलरी को कैसे बचाएं उसके बारे में मैं बात करूंगा। और ऐसे कर कर जो आपकी तमाम इनकम है उसको आप कैसे बचाएं लीगली, उसकी बात करूंगा। ये हो गया पहला सेक्शन, जहां आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी पैसा कैसे बचाएं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि लोग इलीगल तरीके से पैसा कैसे बचा रहे हैं। आप वैसे ना करें, आपकी चॉइस है, बताना मेरा फर्ज है जो मार्केट में चल रहा है। तो बात करते हैं पहले सैलरी की। यदि आप जॉब करते हैं तो वहां से आपको सैलरी मिलेगी। बट जो सैलरी होती है वो आपको इकट्ठे नहीं मिलती है। मतलब कि सिर्फ सैलरी आपको मिल रही है 50,000 रुपये महीना, नहीं। आपको लगता है 50,000 रुपये महीने की सैलरी है, परंतु उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि बेसिक सैलरी, उसके बाद अलाउंस। और अलाउंस भी बतेरे तरीके के होते हैं। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और तमाम तरीके के अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उनको मिलता है। परक्यूसिट्स, ये बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आपको मिल गया रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंपनी ने घर दे दिया कि यहाँ पर रह लो। कंपनी ने कार दे दी, इसको चला लो, इसको ले जाओ ऑफिस आने के लिए, पर्सनल काम के लिए भी यूज कर लो। ये सब क्या है, बेनिफिट्स हैं। मेडिकल रीइम्बर्समेंट भी मिलती है। अगर कहीं मेडिकल मेडिकल का इलाज करवा दिया कंपनी ने, पैसा नहीं दिया परंतु प्रॉब्लम आई तो इलाज करा दिया, इलाज के पैसे दे दिए। तो ये सब चीजें होती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको ये जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं ना, परक्यूसिट वगैरह मिलती है, वो पूरी टैक्सेबल नहीं होती है। जैसे आपको 100 रुपये मिले तो आपको 100 रुपये आपका इनकम माना जाएगा, नहीं। वो कुछ एग्जेम्प्ट होती है। एग्जेम्प्ट का मतलब कि कुछ अमाउंट पर टैक्स नहीं देना होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, तो वो 200 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जेम्प्ट होता है। उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, नंबर वगैरह जो है ये अमाउंट कम ज़्यादा होती रहती है, सरकार इसको कर सकती है। दैट यू कैन चेक फ्रॉम माई बुक, और वो भी जो है अपडेट होती रहती है। सो डोंट वरी एट ऑल। हाउस रेंट अलाउंस है वो अगर आप एक्चुअली में हाउस रेंट पे कर रही हैं,
तो आपका वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। मान लो कि हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है 20,000 रुपये महीने का, और आप 25,000 रुपये महीने का तो रेंट देते हैं, जो आपके जेब से खर्चा लगता है। तो वो रेंट देने के लिए पैसा आपको मिल रहा है। इस केस में ये जो पैसा मिला आपको 20,000 रुपये, जो सैलरी का पार्ट है, जो टोटल 50,000 रुपये की सैलरी मिली महीने की, उसमें 20,000 रुपये रेंट था, हाउस रेंट अलाउंस का। अब क्योंकि आप एक्चुअली में रेंट पे करते हैं, तो इसके लिए 20,000 रुपये पर मंथ आपका एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं आपको सारे अलाउंस और परक्यूसिट नहीं सिखा रहा, पर इतना बता रहा हूँ कि जो सैलरी होती है उसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं। और वो कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? बेसिक सैलरी हो सकती है, अलाउंस हो सकता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा आपका कटता है, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, वहां पर पैसा कटता है, वो भी 12% तक जो सैलरी का मिलता है एग्जेम्प्ट होता है। ऐसे मैंने किताब में लिखा हुआ है, जो ई बुक आपको मिलेगी उसमें आप देखोगे भैया कौन कौन से जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। इतना एग्जेम्प्ट होता है, जहां एग्जेम्प्ट होता है वहां पे डाल दो। जैसे अलाउंस आपको मिल रहा है कि हाँ हाउस रेंट अलाउंस है, तो अपनी कंपनी को बोलो मुझे हाउस रेंट अलाउंस मेरा बढ़ा दो। और अगर आप उनको एग्रीमेंट दे देते हैं, रेंट एग्रीमेंट, आप उनको स्लिप दे देते हैं, जो रेंट की पेमेंट स्लिप है, तो उस बेसिस पर वो आपका हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट कर देंगे, टैक्स नहीं लगेगा। तो किसी की अगर 10 लाख रुपए की सैलरी भी है, उसमें अगर वो 4 लाख रुपए का हाउस रेंट अलाउंस दिखा दे और उतना या उससे ज़्यादा का बिल दे दे, तो उस केस में टैक्स नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कितना हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा, तो इसकी भी 3-4 कंडीशंस होती है। वो कंडीशंस जो है बुक से चेक कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई ना, कि सैलरी के कंपोनेंट है, काफी कंपोनेंट एग्जेम्प्ट होते हैं, वो कौन से कंपोनेंट एग्जेम्प्ट है उसकी लिस्ट मैंने किताब में लगाई है। किताब में आपको अभी यहाँ दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। ये किताब आपके सामने ओपन हो गई, ऐप के अंदर आ रही है, अपडेट होती रहेगी। अभी 23-24 की है, बाद में अपडेट हो जाएगी, 25-26 की भी आ जाएगी। इसमें सैलरी का चैप्टर है 105 पेज पे। तो मुझे 105 पे जाना है, तो मैं यहाँ कम से कम 105 तो लिख ही देता हूँ। यहाँ पे पहुँच गया इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे, तो इसमें आप देखेंगे हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग हो गई, होता है एग्जाम, कितना होता है वो नीचे लिख रखा है, जितना आपको एक्चुअली में मिला, या जो रेंट है उसमें से 10% अपनी सैलरी का माइनस कर लो, या फिर जो सैलरी है उसका 50% कर लो। सैलरी का मतलब क्या है वो नीचे लिखा हुआ है, कैलकुलेट कर लो कितना होगा। ऐसे सारे अलाउंसेस की अलग अलग कैलकुलेशन है, रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम थोड़ी ना देना है आपको, आपको तो पैसा बचाना है। तो कितना एग्जाम्ट होता है, गूगल पर गए, टाइप किया या मेरी बुक को रेफर किया, और इसमें से देखा अच्छा इतना एग्जाम्ट होगा, इतना मुझे एक्चुअली में मिल रहा है, इतना मैंने रेंट में से माइनस किया, 10% सैलरी कैलकुलेशन है। ये मेरा सैलरी का 50% है, मेट्रो सिटी है तो, नॉन मेट्रो सिटी है तो 40% है, तीनों में से जो लोअर है उतना एग्जेम्प्ट होगा, उसको बना लो। ताकि ऐसा बनाओ, ऐसा स्ट्रक्चर करो कि जितना एचआरए मिल रहा है उतना पूरा एग्जेम्प्ट हो जाए। समझ गए? एग्जाम्पल देकर भी समझाया हुआ है आपको। और देखिए यहाँ पर कुछ और अलाउंस दे रखे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मैंने 200 रुपये पर मंथ लिख दिया था, वैसे 100 रुपीज़ पर मंथ है, और 2 चाइल्ड। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, काफ़ी टाइम हो गया ना पढ़ाए हुए। वो 2 चाइल्ड के हिसाब से 200 दिमाग में आ रहा था, तो ये 200 नहीं है, 100 है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। तो अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलता, कंपनी को बोलो भाई हमको दो। तो ये जितने भी अलाउंसेज हैं, यदि आप अपनी सैलरी के स्ट्रक्चर को चेंज करवा सकते हैं, कंपनी ऑप्शन देती है कि भाई देख लो इनमें से जो भी आपको अलाउंस चाहिए आप ले लो, टोटल सैलरी तो सेम रहेगी, पर जो अलाउंस कम ज्यादा करने हैं, किस कौन सा अलाउंस आपको एक्चुअली में जरूरत है, तो आप देख लो जो आपको एग्जेम्प्ट मिल सकता है उसको ले लो। जितने एग्जेम्प्ट अलाउंसेस लोगे और उनके बिल वगैरह प्रूफ वगैरह सबमिट कर दोगे, चाहे वो असली है, और कई लोग फर्जी सबमिट करते हैं, कई लोग फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ का रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, पेरेंट्स को पैसा दे देंगे, घर में ही रहा, पेरेंट्स के नाम पे घर है, तो उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, रेंट एग्रीमेंट आ गया, उनको पैसा आपने दिया, रिसिप्ट आ गई, उनके बैंक में पैसा चले गया, और आपने एग्जेम्पशन ले ली। अब बाद में क्या करोगे, पेरेंट्स से ही वापस पैसा ले लोगे इनडायरेक्टली, कैश की फॉर्म में या कैसे भी ले लोगे। तो ऐसे लोग अरेंजमेंट करते हैं, पेरेंट्स नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स नहीं तो रिलेटिव, एग्रीमेंट दिखाया, पैसा ट्रांसफर किया, इनडायरेक्टली बाद में ले लिया, तो पूरा का पूरा पैसा एग्जेम्प्ट करा लेते हैं। सिमिलरली कुछ परक्यूसिट्स आती है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, पीएफ आता है, एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें दे रहा है तो सिर्फ बुक में रेफर करो या गूगल पे टाइप करो कि भाई ये मेरा जो है इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर में सैलरी के अंदर ऑप्शन आ रहा है, ये एग्जेम्प्ट होता है कि नहीं होता है। एग्जेम्प्ट होता है तो ले लो। मील कूपन वगैरह मिलते हैं, तो मेरे को मिलता है 50 रुपये पर मील पर डे का मिलता है, एग्जेम्प्ट होता है तो उतना मील कूपन ले लो। लीव ट्रेवल अलाउंस होता है,
कि आप अगर एक ट्रिप कर रहे हैं इंडिया में अपनी फैमिली के साथ, तो एयर फेयर जो होगा वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो आप देख लो भैया, मेरा जो है कम से कम 30 से 40 हज़ार का एयर फेयर बनेगा, 3 मेंबर के साथ जाऊंगा आऊंगा, तो उतना एलटी ले लो। तो आप उसको कस्टमाइज अरेंज करवा सकते हैं, या जो कंपनी दे रही है उसके हिसाब से बिल वगैरह इकट्ठे करके आप एग्जामेशन ले सकते हैं। तो ये हुई सैलरी अगर आपको मिलती है तो। सैलरी के अलावा आपको जो है हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ सकती है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? यदि आपका कोई घर है और उसको आप रेंट पर चढ़ा देते हैं, तो उससे आने वाला जो रेंटल होता है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माना जाता है। अगर आपके पास दो घर हैं, 2 हाउसेज हैं, और दोनों को आपने रेंट पर नहीं चढ़ाया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई आपको उस पर इनकम पे टैक्स देना नहीं होगा, क्योंकि इनकम हो नहीं रही है, रेंट पर आपने चढ़ाया नहीं है। बट यदि आपके पास दो से ज्यादा घर हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम होगी। उस केस में क्या होगा कि आपको दो से ज्यादा घर जो होंगे, कोई भी दो घर छोड़कर बाकी जो और घर होंगे, आपकी मर्जी के हिसाब से उसको माना जाएगा डीम्ड टू बी लेट आउट। मतलब कि या तो किराए पर चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओगे तो मान लेंगे कि आपने लेट आउट किया है, और जो उसमें आसपास की प्रॉपर्टी का रेंटल बनता होगा ना, उतना रेंटल मानकर आप पर इनकम टैक्स लगाएंगे। तो मतलब दो घर तक तो कोई टेंशन नहीं। दो से ज्यादा घर हैं तो टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया कि जो आपके मैक्सिमम वैल्यू के घर हैं, जहाँ पर सबसे महंगा रेंटल आता है, उनको आप मानो सेल्फ ऑक्यूपाइड, कि भाई इसमें तो हम खुद रहते हैं, भले एक्चुअली में ना रहते हो। आप मान सकते हो कि दो तो मेरे हैं। और जो वैल्यू कम वाले घर हैं उनको मान सकते हो डीम टू बी लेट आउट, यदि आपने एक्चुअल रेंट पर नहीं चढ़ाया है। और फिर जो है उसका जो रेंटल बनता है या बनना चाहिए, उस पर आप इनकम टैक्स दे सकते हैं। ये सिंपल सा फंडा है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का, दो से ज्यादा घर का। अब इसमें क्या इशू आता है? इसमें अगर आपको टैक्स बचाना है, तो यहाँ पर एक फंडा लगता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। यदि आप लोन लेकर घर लेते हैं, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट बनता है ना, वो आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से माइनस कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, यानी आप खुद रहने के लिए घर खरीदते हैं 1 करोड़ रुपए का, कितने रुपए का भी खरीदते हैं, और लोन लेते हैं, लोन का इंटरेस्ट आता है, तो वो इंटरेस्ट तो आप यहाँ माइनस करके अपनी नेगेटिव इनकम शो कर सकते हैं। हाँ जी, आपका साल में 2 लाख का इंटरेस्ट गया, आप उसको नेगेटिव शो कर सकते हैं कि 2 लाख नेगेटिव मेरी इनकम है। क्या कह रहे हो ये आप? जी हाँ। क्योंकि जब आप खुद रहेंगे उस घर में, तो आपका रेंट तो आएगा नहीं, इनकम तो कुछ आएगी नहीं घर से। परंतु लोन लेकर घर लिया है तो उस लोन का इंटरेस्ट जरूर आएगा, और वो इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हो कि रेंट दिखाओगे, रेंट तो जीरो आ रहा है, परंतु इंटरेस्ट मेरा लग रहा है। चाहे वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, चाहे उसको आपने किराए पर दिया हो। यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख रुपए तक का आप माइनस कर सकते हैं। यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, लेट आउट है, किराए पर दिया है, तो जितना आपका बनता है इंटरेस्ट, उतना इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ये कहाँ पे लिखा हुआ है आपको सब सिखाएंगे हम। बस समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि घर अपने ऑक्यूपेंसी के लिए खरीदते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो, रेंट कुछ आता नहीं है, तो ये नेगेटिव इनकम जो है, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं सैलरी के साथ। समझे आप? आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए, आपने बोला हाउस रेंट अलाउंस मेरा आता है 4 लाख रुपए, ऊपर हमने बात करी, एचआरए का एग्रीमेंट कर लिया पेरेंट्स के साथ। एग्रीमेंट करके क्या किया आपने? पेरेंट्स को पैसा ट्रांसफर कर दिया, बाद में आप इनडायरेक्टली ले लेते हैं या नहीं लेते, जैसा भी है, आपके पेरेंट्स के पास ही पैसा गया है, और उसका आपने डिडक्शन ले लिया, तो आपकी सैलरी इनकम कम हो गई। अब सैलरी इनकम आपकी 6 लाख बची है जो टैक्सेबल है। इसमें आप कहेंगे कि 2 लाख का तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, यानी सैलरी की इनकम मेरी कितनी है? 6 लाख। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है -2 लाख, क्योंकि 2 लाख का इंटरेस्ट मैंने पे करा है। तो अब आपकी इनकम कितनी हो गई? 4 लाख। तो एक्चुअली में कितना मिलता है? 10 लाख। अब क्या हो गया? 4 लाख। टैक्स कितना बनेगा? जीरो। तो 10 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स जीरो। सर मेरा तो इंटरेस्ट है ही नहीं, मैंने तो घर लिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो 6 लाख रुपए आपकी बनी इनकम। इसमें और बेनिफिट भी होते हैं, वो हम जानेंगे। पर हाउस प्रॉपर्टी का तो फंडा समझ में आ गया ना आपको? मुझे देखना है कि हाउस प्रॉपर्टी का क्या होता है, तो यहाँ पर आप जाइए, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आपको मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पेज नंबर 26। तो यहाँ से आप देख सकते हो, और मैंने जो है यूट्यूब पर अपने चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर पूरा इनकम टैक्स डिटेल में समझाया है। ठीक है जी। और आपको क्योंकि एग्जाम तो देना नहीं है, आपको तो सिर्फ टैक्स सेविंग के पर्सपेक्टिव से सीखना है, इतना ही जानना बहुत था जो मैंने आपको बताया है। जितना आपने जाना दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी तो टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें कि बिजनेस के लिए क्या होगा,
आप ऐसा इंडिविजुअल टैक्स बचाना चाहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट खत्म। अब बिजनेस के लिए क्या होगा या पूरा मेथड क्या है कैलकुलेट करने का, भाई जिसके पास बहुत सारे घर हैं उसको टेंशन है। आपने एक घर प्रॉपर्टी ली, एक घर लिया, आपने दो घर लिया, कोई टेंशन ही नहीं है आपको, नो प्रॉब्लम, है ना। तो अगर आप उससे भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हो, किताब भी आ रही है। पर जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है जो आपको सिखाया गया है। इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट होता है, आपके कुछ कैपिटल एसेट्स होते हैं। वो कैपिटल एसेट्स को अगर आप ट्रांसफर करते हैं यानी बेच देते हैं, सेल कर देते हैं या ट्रांसफर करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के पास वो चले जाते हैं, तो उस केस में जो है कैपिटल गेन निकलता है या कैपिटल लॉस निकलता है। ये कैपिटल गेन कैपिटल लॉस क्या होता है, कैपिटल एसेट को बेचने पर जो आता है उसे कैपिटल गेन बोलते हैं अगर गेन होता है, और लॉस बोलते हैं अगर लॉस होता है। ठीक है। तो इस कैपिटल गेन पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% का टैक्स रेट है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो नॉर्मल आपकी स्लैब रेट होती है वो वाला टैक्स रेट है। अब ये स्लैब रेट क्या होती है, ये तो आपको पता ही होगा कि 5 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 5 से 10 लाख तक की इनकम पर जो है 20% रेट है, 10 लाख से ऊपर वाली जो इनकम है उस पर 30% रेट है। ये तो आपको पता ही होगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ आपको पूरा समझ में आएगा टैक्स रेट क्या है। ये देखिए टैक्स रेट आपके सामने आ रही है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन है, 5 लाख तक नो टैक्स, 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30%। अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल इंसान है, 60 से कम के हैं, तो 2.5 से 5, 5%, 5 से 10 लाख 20%, 10 से ऊपर 30%। सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पे 30% लगेगा। तो टैक्स की रेट है, इसमें कोई समझने वाली बात तो है नहीं। हमें तो ये जानना है कि हम अपनी इनकम को कम कैसे करें। टैक्स वाली जो इनकम, एक्चुअल इनकम को बढ़ानी है, इनकम टैक्स वाली इनकम को कम करनी है, डिडक्शन लेके एग्जामिशन लेके। और जितनी हम कम करेंगे उसके बाद जो एक्चुअल इनकम आ गई उस पर टैक्स दे देंगे जो भी रेट होगी। इसमें कोई लर्न थोड़ी करना है, गूगल पे जाएंगे कि भैया क्या रेट है, इतने इतने पर टैक्स देना होता है, मेरी इनकम मैंने खुद ही कम कर ली, तो अब जो मेरा बनता है टैक्स मैं दे देता हूँ, तो मिनिमम से मिनिमम बनेगा। ठीक है जी। तो ये स्लैब रेट होती है, और ये टैक्स रेट होती है कैपिटल गेन की। अब इसमें अगर आप इक्विटी शेयर वाला काम करते हैं, इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ये लेते हैं अगर आप, उस केस में एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। ऑनलाइन जाकर आप बाय सेल करते हैं ना, उस इक्विटी पे खरीदने पर बेचने पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। और इस केस में अगर आपका ये लॉन्ग टर्म होता है, यानी 1 साल से ज़्यादा आपने होल्ड करके रखा, तो उस केस में सिर्फ 10% की रेट है। और मज़े की बात क्या है, 1 लाख रुपए तक इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो यानी कि अगर आप हर साल इक्विटी शेयर से या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से, ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें कि मेजॉरिटी हिस्सा 65% से ज़्यादा हिस्सा इक्विटी में लगता है, बाकी किसी और में लगता है, डेट फंड में या लिक्विड फंड में लगता है, तो उसको भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलते हैं। और उस फंड से भी अगर आप गेन कमाते हैं साल का 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा, नहीं मान लो 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, और इस 5 लाख रुपए में आपको एक साल में 20% का गेन हुआ, तो 1 लाख रुपए हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, 5 लाख रुपए को बेच सकते हो 31 मार्च को, और 1 अप्रैल को फिर से खरीद सकते हो। तो जैसे ही आपने 31 मार्च को बेचा, एक साल होने के बाद, तो आप कहेंगे भैया 5 लाख को मैंने 20% गेन के बाद 6 लाख में सेल कर दिया, और उसके बाद फिर से 5 लाख का आपने, या 6 लाख का जो भी खरीदना चाहो आपने खरीद लिया। 1 लाख का जो गेन हो गया उसको आपने दिखा दिया अपने इनकम टैक्स में कि भैया इस साल मुझे 1 लाख का गेन हुआ है और उस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। अब अगले साल आपने 6 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो अगले साल जब इससे और पैसा बढ़ेगा 20%, तो 7.2 लाख होगा। तो आप उसी हिसाब से बेच दो कि मेरा हर साल 1 लाख रुपए का गेन निकल जाए और मुझे कोई टैक्स ना देना पड़े। और यदि थोड़ा बहुत आ भी गया तो 10% ही आएगा, जो कि आपकी नॉर्मल जो टैक्स रेट होती है 20-30% स्लैब की उससे कम है। इसलिए एक ये टैक्स पर्सपेक्टिव से भी इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना या म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड है उसमें इन्वेस्ट करना बेनिफिट रहता है। चाहे वो इंडेक्स फंड हो गया, वो भी आपका इक्विटी में तो पैसा लग रहा है, निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, अगर आप उस फंड में पैसा लगाते हैं तो उन जगहों पर आप लगा सकते हैं, वहाँ आपका पैसा बच रहा है। अब बात करते हैं इसी की, यदि आपका कैपिटल गेन आ जाता है तो क्या होगा। अब कैपिटल गेन किस किस पर आएगा, आपने इक्विटी शेयर वगैरह का बता दिया, और क्या कैपिटल एसेट होते हैं। कुछ आपके लिए जो है वो बताता हूँ, गोल्ड होते हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स यानी महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह, या फिर जो आपकी रेजिडेंशियल या कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कमर्शियल दुकान भी हो सकती है, उसको भी हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं, घर भी हो सकता है।
घर है तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे और दुकान है तो कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे, पर बोलेंगे हाउस प्रॉपर्टी। तो उससे आने वाला रेंटल कहाँ टैक्सेबल है? हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में एक प्रोविजंस लिखे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे टैक्सेबल होती है। बट यदि आप उसको बेच देंगे तो फिर कैपिटल गेन का एक हेडिंग दिया हुआ है और उसमें बताया हुआ है कि ये कैसे कैसे टैक्सेबल होगा। तो यदि आप बेचते हैं, आपने जो है घर खरीदा 10 लाख रुपए का, छोटा छोटा घर आता है, एक रूम वाला आता है 1 BHK, अगर आप टीयर 2 सिटीज में जाएंगे तो मिल जाएगा। 10 लाख 20 लाख रुपए तक के घर आते हैं इस टाइम तो। और मेट्रो सिटी में जाओगे तो 50 लाख रुपए से 1 करोड़ 2 करोड़ तक के घर आते हैं। तो 10 लाख 20 लाख रुपए का घर खरीदा और इसको सिमिलरली आपने 30 से 40 लाख में बेच दिया, वट एवर द थिंग मे बी। तो मान के चलते हैं, यहाँ पर फ्रेश कर लेते हैं कि 30 लाख में बेचा, इसको बोलते हैं सेल्स। और कॉस्ट है आपकी कितने पर आपने खरीदा? आपने खरीदा 20 लाख पर, तो ये कितना आ गया आपका 10 लाख। अब ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अगर आपने घर को 2 साल से ज्यादा अपने पास होल्ड करके रखा था, खरीदा फिर 2 साल के बाद बेचते हो, तो लॉन्ग टर्म आएगा। और यदि लॉन्ग टर्म है तो फिर आप इस पैसे को भी टैक्स से बचा सकते हो। जो मैंने बताया ना 20% की टैक्स रेट होती है लॉन्ग टर्म पे, उसको भी बचा सकते हो यदि आप इस पैसे को फिर इन्वेस्ट कर देते हो दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। समझ गए आप? कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो तो भी आप इसको बचा सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है टैक्स सेविंग की स्कीम्स होती है यदि आपका कैपिटल गेन आ रहा है। और वो कौन कौन सी टैक्स सेविंग है मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, इसी बुक से। कैपिटल गेन का चैप्टर है पेज नंबर 32, और अगला चैप्टर 50 पे जा रहा है, तो मैं 48 लगाता हूँ। एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। ये सेक्शंस बने हुए हैं, सेक्शन 54, 54B, डी, EC और 54F। 1 2 3 4 5 5 सेक्शन है। पांच में बताया हुआ है, पांचों सेक्शन में बताया हुआ है कि आप ऐसे ऐसे कैपिटल गेन को, अगर लॉन्ग टर्म है, इन दैट केस आप जो है टैक्स बचा सकते हो। ठीक है जी। जैसे कि यहाँ बताया रेजिडेंशियल हाउस है, तो अगर आप दूसरा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो बचा सकते हो। अगर आप लैंड और बिल्डिंग बेच रहे हो तो उस लैंड और बिल्डिंग को बेचकर अगर आप बॉन्ड्स वगैरह ले लेते हो, कौन से बॉन्ड्स, सारे नहीं, स्पेशली कैपिटल गेन का जो है एग्जेम्प्टेड बॉन्ड्स आते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इन सब के बॉन्ड्स आते हैं। अगर आप ये बॉन्ड्स खरीद लेते हैं जो कि 5 साल तक बेच नहीं सकते, तो यदि आप उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं इस पैसे को, जो यहाँ पर पैसा आया 10 लाख रुपए का, तो इस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। और एग्जेम्पशंस कहाँ लिखी है? किताब में लिखी है। और गूगल भी कर सकते हो कि भैया मैंने इतना गेन कमाया है, मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मेरा ये गेन एग्जेम्प्ट हो जाए। तो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो सकता है, सैलरी जो है एग्जेम्प्ट हो सकती है अगर आपने ऐसे अलाउंसेस दिखाए हैं जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं और उसके आपने प्रूफ दे दिए। हाउस प्रॉपर्टी 2 घर तक एग्जेम्प्ट होता है, उसमें भी अगर आप बोरोइंग लेते हैं, लोन लेते हैं, उसका इंटरेस्ट है, तो और आपकी इनकम कम हो जाती है, नेगेटिव आती है, और उससे आप सैलरी इनकम को भी कम कर सकते हैं। यदि आप घर को बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म है, 2 साल रखकर बेचते हैं तो गेन आता है, उस गेन को भी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं यदि आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं और, या बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये कहानी है जी। इसके बाद आपकी आती है, 3 हो गई, इसके बाद आती है आपकी बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम का तो फंडा ही बहुत सिंपल सा है, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि मैं कोर्स अगर आपको सेल कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा सैलरी तो नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, बिजनेस है भाई। अगर मैं CA की सर्विस दे रहा हूँ, प्रोफेशन है। डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, प्रोफेशन है। लॉयर अपनी सर्विस दे रहा है, प्रोफेशन है। बिजनेस कर रहा है कंपनी बनाकर, बिजनेस है। तो बिजनेस का तो सिंपल सा फंडा है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज योर बिजनेस इनकम। तो यदि आपकी इनकम क्या है 30 लाख रुपए, तो एक्सपेंस आप कितने का दिखा दो? 40 लाख का। इनकम क्या आई? नेगेटिव। गेन आया ही नहीं, गेन का मतलब जिस पे टैक्स लगता है वो आया ही नहीं आपका, आपने लॉस दिखा दिया। समझ रहे हो आप? तो ऐसे आप करके दिखा सकते हो कि भाई बिजनेस चला रहे हो, खर्चे ज़्यादा दिखा रहे हो, और आपका जो है टैक्स बनता ही नहीं है। अब ये खर्चे एक्चुअल भी हो सकते हैं और ये खर्चे फेक भी हो सकते हैं। जो लोग इलीगल तरीके से टैक्स बचाते हैं वो इन खर्चों को, फेक खर्चों को जो है यहाँ पर शो करते हैं, मतलब फर्जी बिल होते हैं, और अपने बैंक अकाउंट से दिखाते हैं कि वो पैसा चले गया, और फिर वहां से कैश वापस ले लेते हैं। ठीक है जी। जैसे मिस्टर ए है यहाँ पर, मिस्टर बी है। तो मिस्टर ए ने 50 लाख रुपए की सेल करी, इसमें से जो इनका जेन्युइन कॉस्ट लगी वो थी 20 लाख, कि भाई सामान खरीदा बेचा, तो 30 लाख इनको प्रॉफिट आ रहा था। इन्होंने क्या किया,
30 लाख रुपए में से भी 20 लाख मिस्टर बी को, एक अलग बंदे हैं, उनको दे दिया फर्जी बिल लेने के लिए। बी कुछ खास करते नहीं है, उनको तो बिल काटना है, बिल काट दिया उन्होंने, वो भी ऐसे ही पैसे को घुमा देंगे। और इनसे फिर कैश ले लिया 20 लाख, और फिर ये दिखाते हैं देखो मेरा और खर्चा लग गया 10 लाख, तो बिजनेस से तो टोटल कितना गया 40 लाख। बट एक्चुअली में इनको पता है कि 20 लाख तो मैंने बाद में कैश ले लिया है, तो खर्चा तो लगा ही नहीं। अब बिजनेस इनकम 10 लाख, अब आप कहेंगे 10 लाख पे टैक्स देना है इस इंडिविजुअल को, द आंसर इज नो। इसके बाद भी अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है, देखिए, यदि आप बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे PGP 74, तो एक कॉन्सेप्ट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहता है कि जिन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है बिजनेस से, वो अपनी सेल्स का एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट मान सकते हैं, चाहे आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना भी हो, राइट। और वो कितना है, जैसे मान लेते हैं कि आप 2 करोड़ से ज़्यादा का सेल्स नहीं करते हैं, 50 लाख हमने बोला, तो आप उसका 8% मान सकते हैं। 2 करोड़ का 8% कितना होता है, 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए इनकम मान सकते हैं, 2 करोड़ की सेल कर रहे हैं, इनकम 16 लाख माननी है, और उस पे भी आप डिडक्शंस वगैरह ले सकते हैं। और कौन सी डिडक्शन है बात करेंगे, उन डिडक्शंस की हम बात करेंगे यदि, और उसके बाद जो है उस पर टैक्स दे सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन लेते हैं सारी पेमेंट तो 6% इनकम माननी है, बाकी आपका जितना भी लगे एक्चुअल खर्चा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करते हैं ये व्यक्ति, तो 50 लाख का कितना होता है 8%, 4 लाख रुपए, अपनी इनकम 4 लाख मानेंगे, कोई खास इनका टैक्स बनेगा ही नहीं, रीबेट मिल जाती है एक्चुअली। एक्चुअली 0 से 2.5 लाख तक लिखा है कि टैक्स नहीं है, बट यदि आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको रीबेट मिल जाती है। कैसे पता लगेगा मुझे रीबेट मिल रही है, अरे भाई इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा कि आपका बनता ही नहीं है टैक्स। बात समझे आप। तो ये है, और अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, तो 50% आपको माननी पड़ती है मेरी इनकम है। देखिए 44 ADA, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं और आपका टर्नओवर 2 करोड़ नहीं, इस केस में प्रोफेशनल्स के केस में 50 लाख तक का है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो आपको छूट दी गई है, कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी सेल्स हो रही है उसका सिर्फ 50% मानो कि ये मेरा इनकम है, मेरी 50% इनकम है, मतलब प्रॉफिट है, और उस पर मुझे टैक्स देना है। अब एक्चुअल कितना भी हो, तो ये चीज़ है, ये बिजनेस का बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। फर्जी बिल लगाते हैं लोग, डिडक्शन ले लेते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करते हैं जिनकी सेल ज़्यादा नहीं है, और उसमें जो है कम टैक्स देते हैं, और बाकी बच जाती है आपकी अदर सोर्सेज। मान लो कि आपका सैलरी भी आपके पास आ रही है, ठीक है, सैलरी के अलावा आपकी घर से भी रेंटल आ रहा है, या घर आप बेच देते हैं कभी, तो भी आपका उस पर टैक्स आ सकता है। और घर खरीद लेते हैं तो खरीदने पे कुछ नहीं है, बेचोगे तब है टैक्स, समझ रहे हो, खरीदने पे तो आपके पैसे लग रहे हैं, बेचने पर आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसके बाद आपका बिजनेस हो गया PGBP, बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, इससे भी आपका इनकम आ सकता है। ज़्यादा एक्सपेंस दिखाओगे इनकम कम हो जाएगी। अब वो बिल फेक भी हो सकते हैं, ओरिजिनल भी हो सकते हैं, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा, बट ऐसे इनकम कम हो जाती है, लोग टैक्स नहीं देते। और अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेज यानी बैंक का इंटरेस्ट हो गया, कोई डिविडेंड मिल गया, और बाकी तमाम चीज़ें, कोई लॉटरी वगैरह आपने जीत ली, गेम शोज वगैरह करे, गैम्बलिंग वगैरह कुछ हो गई, तो इनमें से इनको छोड़कर अगर कहीं और से भी पैसा आता है तो अदर सोर्सेज बोलते हैं। और उस केस में जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं डेफिनेटली वो आपका टैक्सेबल होता है। बट इन सबको जब हम ऐड कर लेते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, PGBP, अदर सोर्सेज, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है। इस ग्रॉस टोटल इनकम से सरकार ने कहा है कि यदि आप कहीं कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे, उसे बोलते हैं 80C से 80U की डिडक्शन। और जब गूगल पे सर्च करोगे ये क्या होती हैं, तो इन जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करने से 31 मार्च से पहले आप डिडक्शन ले सकते हैं, जिसमें 80C में आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल सकते हैं, या म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं इक्विटी वाले, और इसमें आप 1.5 लाख तक पैसा डालकर कम करा सकते हैं अपनी ग्रॉस टोटल इनकम। यानी जो सैलरी मेरी 10 लाख थी, उसमें से हाउस रेंट अलाउंस मैंने माइनस करा, तो 6 लाख बची। 6 लाख में से भी सैलरी में 50,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो 5.5 लाख बचा। 5.5 लाख जो बचा, और मेरा हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, PGP, अदर सोर्सेज मान लो कुछ नहीं है, तो 5.5 लाख मेरा ग्रॉस टोटल इनकम बन गया। ये ग्रॉस टोटल इनकम में से 1.5 लाख मैंने PPF में डाल दिया, तो 1.5 लाख और माइनस कर लिया, अब मेरा कितना बन गया 4 लाख। 5 लाख से नीचे अगर आप ले आए ग्रॉस टोटल इनकम, अगर 5 लाख से नीचे ले आए आप टोटल इनकम, यानी ग्रॉस टोटल इनकम माइनस सभी प्रकार की और डिडक्शंस, टोटल इनकम जो आएगी 5 लाख से कम है, कोई टैक्स आपको नहीं देना है। तो यदि आप 10 लाख के, अगर आप 15 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 20 लाख भी कमा रहे हैं, बट यदि डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस लेकर उसको आप 5 लाख तक ले आते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
ये इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और कौन सी डिडक्शन होती है भाई? अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो भी वो 25,000 रुपये तक आप एग्ज डिडक्शन ले सकते हैं, 25,000 तक। एजुकेशन लोन लिया है, एजुकेशन लोन का अगर इंटरेस्ट है तो माइनस कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी, उसका 2 लाख रुपए तक मैंने कहा था, अगर आप खुद रहते हैं उसमें और इंटरेस्ट बनता है 2 लाख रुपए तक का, ऊपर माइनस कर सकते हैं। एडिशनल इंटरेस्ट 80C से 80U में माइनस कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्शन है, और ये कहाँ लिखे हैं डिडक्शन के सेक्शन, ये हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे डिडक्शन आ रही है 89th पेज पे, तो आपको पता लगेगा आप कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करके ले सकते हैं। सेक्शन 80C में बहुत सारी ऑप्शंस दिए हैं। LIC का पॉलिसी का प्रीमियम आप दे सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप PPF में कर सकते हैं, बट सब मिलाकर 1.5 लाख से ऊपर नहीं ले सकते। 1.5 लाख तक यहाँ पर आप रिड्यूस कर पाएंगे अपनी इनकम को, जो सभी सोर्सेज से इनकम आई है, एग्जेम्पशंस वगैरह लेने के बाद उसे ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। उसमें से भी और डिडक्शन ले सकते हैं। उस और डिडक्शन में 80C की जो बहुत सारी डिडक्शन आपको लगता है LIC में पैसा डालूं कि म्यूचुअल फंड में डालूं कि PPF में डालूं, वो सब मिलाकर 1.5 लाख से ऊपर नहीं ले सकते हैं। हाँ, बट अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में डालते हैं तो 50,000 रुपये और ले सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी और चीजें क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो आप ले सकते हैं। अगर आपने लोन लिया है घर लेने के लिए तो उसमें आप 2 लाख के ऊपर 50,000 अतिरिक्त इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं 80EE में। आप अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं और उसका इंटरेस्ट देते हैं तो उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। यदि आप डोनेट करते हैं कहीं पे, अब यहाँ बहुत बड़ा कैच है, आप डोनेशन कर रहे हैं, सिर्फ डोनेशन की आपने क्या की, ट्रांजेक्शन करी है, अपने बैंक अकाउंट से पैसा डाला चैरिटी के अकाउंट में और उन्होंने आपको बिल दे दिया, बिल कहने का मतलब एक सर्टिफिकेट दे दिया डिडक्शन का, फिर उन्होंने आपको कुछ पैसा काटकर कैश भी दे दिया। तो ये होता है कि टैक्स को इलीगल तरीके से लोग कैसे बचा रहे हैं। दिखा तो दिया कि मैंने डोनेशन दी है, तो मेरी इनकम 20 लाख रुपए की आई, मैंने दिखाया मैंने 20 लाख डोनेशन दी है, खत्म। ग्रॉस टोटल इनकम सब कुछ काट कर 20 लाख बने, और 20 लाख मैंने डोनेशन दिखा दी। चलो 15 लाख दिखा दी, 5 लाख तक ले आया, 5 लाख से नीचे तो टैक्स नहीं है, तो 15 लाख की डोनेशन दिखाई, और 15 लाख के बदले मैंने 14 लाख रुपए कैश ले लिया। अगर ऐसा किया जो कि गलत है, बट अगर इनकम टैक्स वालों को नहीं पता लगा तो उस केस में डिडक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि बिल तो आपके पास है ही, कैश बंदे ने छुपा लिया। तो ये काला ब्लैक ब्लैक का काम होता है, बट पैसा कैसे बचाया जाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इलीगल वे वाला बताया मैंने, पहले लीगल वे वाला ही बताया। अगर जेन्युइनली डोनेशन देते हैं तो आप ले सकते हो, और फर्जी लेते हो तो भी ले सकते हो, बट वो रूट गलत होगा। तो ये है आपके सारे तरीके, ठीक है जी, जिससे कि आप टैक्स बचा सकते हैं। किताब मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाल दी है, और इनकम टैक्स के आपको लीगल और इलीगल रूट मैंने यहाँ पर बता दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको एक इनकम टैक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि कहाँ कहाँ हेड से जो है इनकम आती है, उन हेड में आप कैसे इनकम को ऐड करते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और कैसे हम उसमें भी डिडक्शंस एग्जाम्पशंस ले सकते हैं। और फिर जब टोटल इनकम बनती है, सब मिलाकर ग्रॉस टोटल इनकम जिसे बोलते हैं, उससे फिर और डिडक्शन ले सकते हैं। अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पे मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, कहीं पे आप इंटरेस्ट वगैरह आपका पे हो रहा है, डोनेशन कर रहे हैं, तो और डिडक्शन ले सकते हैं। अब वो चाहे सही भी हो सकती है, जाली भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकती है। तो टैक्स बचाना है तो बिल बिल रखते हैं, जेन्युइन लोग जो होते हैं वो सच में देते हैं, और जो जेन्युइन लोग नहीं होते वो फर्जी वाला काम करते हैं, पर टैक्स बचा लेते हैं। समझ गए आप? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।